चलिए जी, हमने करना है क्रॉस सेक्शंस फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है, यानी ये हमारा सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस का ही टॉपिक चल रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा बता दूं कि जो पहला टॉपिक हमने किया था, जो कंजर्वेशन लॉज और उसके थे न्यूक्लियर रिएक्शन के, और जो उसका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर न्यूट्रॉन था, वो हमने नसीर की बुक से किया था। तो वो टॉपिक अलहदा से किया था। और उससे पहले जितना भी हमने पढ़ा था वो आर के पुरी की बुक से पढ़ा था। और ये वाला जो मैंने पार्ट स्टार्ट किया था कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी का, ठीक है, ये हम कर रहे हैं कैप्लान की बुक से। तो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी भी कैप्लान की बुक से करेंगे, और आगे हमने जो फिशन और फ्यूजन का टॉपिक करने हैं वो भी यहीं से करेंगे। ठीक है जी। तो मुझे याद करवा दें, रिमाइंड करवा दें कि ये मैं बुक जो है वो मेरे पास मेल में पड़ी हुई है, वैसे पीडीएफ नहीं है कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। ये शायद मुझे याद पड़ता है कि मैंने आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में ये बुक शेयर की हुई है आप लोगों के पास? मैम वो चेक करके आपको बता दूंगी। हाँ जी, अगर आपके पास पड़ी है, मुझे याद है कि मैंने ये जब आपको असाइनमेंट दी थी तो लास्ट टाइम मैंने ये ग्रुप में ये बुक जो है वो शेयर की थी कैप्लान की। तो अगर आप लोगों के पास है तो ये एक दफ़ा आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सब लोगों के लिए, ठीक है। तो जी उसका मैम ये मैं देख न्यूक्लियर लूंगी। रिएक्शंस का 16 चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। मतलब सारे टॉपिक तो नहीं किए, सिर्फ ये बहुत जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है वो हम यहाँ से कर रहे हैं इसकी। ठीक है जी। तो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी हमने कंप्लीट की थी कल, और अब हमने करना है क्रॉस सेक्शंस फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि मतलब अगर हमने कोई इंसिडेंट पार्टिकल कंसिडर किया है और अगर हम उसे टारगेट न्यूक्लियाई पे फॉल करवाते हैं, तो क्या ये गारंटीड होता है कि जब भी इंटरेक्शन होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो क्या कोई हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई ऐसी हम मेजर कर सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी को कि क्या रिएक्शन होगा या रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितने परसेंट है? तो क्रॉस सेक्शन एक ऐसी टर्म है, क्रॉस सेक्शन एक टर्म का नाम है जो कि हम यूज़ करेंगे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी, कि मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत टाइप के हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन है, उसके बाद आपके प्रोटॉन अल्फा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अल्फा प्रोटॉन, इस तरह बहुत सारे टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं आपके पास। तो कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या हम ये चीज़ क्वांटिटेटिव तौर पे मेजर कर सकते हैं? तो यस, जो इसके लिए हमने टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है क्रॉस सेक्शन की, जिसको हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है। ये क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटली भी मेजर की जाती है और इसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इस क्वांटिटी को। यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देती हूँ सिग्मा। सिग्मा इज द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ये हम इसके लिए सिंबल यूज करेंगे। और फिर जिस टाइप का रिएक्शन होगा उसको हम इसके सबस्क्रिप्ट में शो करवाते हैं। सिग्मा ऑन द जनरल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो रिएक्शन का नेम जो है या उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो हम इस सिग्मा के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो हम इसको ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला कि किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम एक डायग्राम कंसिडर करेंगे और उससे हम इसकी जो डेरिवेशन है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई टारगेट मटेरियल हम कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो क्यूबिकल शेप में है। ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास इस सरफेस की वो टी है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो टी है। ये जो इसमें आपको वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे हम सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे स्फेरिकल न्यूक्लियर रेडियाई हैं, यानी कि हम जो कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस की शेप वो स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसके अंदर स्फेयर मौजूद हैं। ठीक है। इस जो सरफेस का जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए। ठीक है।
और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हम कंसिडर करें कि ये हमारे इंसिडेंट पार्टिकल हैं जो कि इस टारगेट पे फॉल करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, इसमें जो टोटल इस सरफेस में नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसको हम कैपिटल NT से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। और उसके बाद जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, डेंसिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सेंटीमीटर जो भी हम लेंगे वो इसमें n है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं फ्लक्स। आपने फ्लक्स की डेफिनेशन वैसे ये पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट एरिया। ये आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स के सिलसिले में ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल की एक्सट्रीम कंसिडर कर रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल है जो कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमने फॉल करवाने हैं, तो यहाँ पे हम फ्लक्स का जो वर्ड है वो यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इंसिडेंट पार्टिकल्स जो कि नॉर्मली या परपेंडिकुलरली फॉल करेंगे इस सरफेस एरिया के ऊपर। और ये जो पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स, इनकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो जो फ्लक्स हमारा होगा उसको हमने NV बोलना है, ठीक है। तो इसमें जो n है, स्मॉल n है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारा एक सिंगल न्यूक्लियाई जो है वो स्फेरिकल शेप का है, तो हम ये कहते हैं कि जो इसका एरिया है इस स्फीयर का वो πr² है। तो इसका मतलब जब भी कोई आप इंसिडेंट पार्टिकल इस पे फॉल करवाएंगे तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो सामने इसको एरिया मिलेगा, वो πr² होगा, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करें, सरफेस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। ये आपकी सरफेस है, तो सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जो हम ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको NT से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके आ जाएंगे, NT जो है वो थिकनेस है इसकी। जब हम इसको 3 डायमेंशन में कंसिडर करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लेंगे तो वो NT से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें T इसकी थिकनेस है, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है या टारगेट एरिया है जो कि प्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियस की तरफ से इंसिडेंट पार्टिकल को। यानी कि ये वो एरिया या वो टारगेट एरिया या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि एक्सपोज हो रहा होता है टुवर्ड्स द इंसिडेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला कि अगर हमारे पास हमारा जो न्यूक्लियाई है वो स्फेरिकल शेप का है और जो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल हैं जो हम उनको पॉइंट प्रोजेक्टाइल यानी कि पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर लें, यानी कि वो पॉइंट की शेप में, क्योंकि वो स्मॉलर है, तो जो फॉर्मूला होगा क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट करने का वो ये है आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू πr², जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो आप सरफेस ले रहे हैं, ये जो आप ब्लॉक ले रहे हैं, जिसकी थिकनेस जो है वो T है, ये थिन शीट है, ठीक है। थिन शीट लेने का मतलब क्या है, जब आप ज़्यादा थिकनेस की शीट लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा होंगे और वो ओवरलैप भी होंगे। मतलब आप अगर आप एक बॉक्स बना लें तो हो सकता है कि फर्स्ट लेयर के पीछे भी कोई न्यूक्लियाई हो, सेकेंड लेयर के पीछे भी कोई न्यूक्लियाई हो, तो ये हम कहेंगे कि न्यूक्लियाई यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम एक बिल्कुल थिन या पतली शीट ऑफ मटेरियल लेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियाई के ओवरलैपिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो ओवरलैपिंग है वो ना हो न्यूक्लियाई की, इसलिए हम कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं एक पेज ले लूँ, ठीक है, एक पेज लेके मैं उस पर 20 जो है वो सर्कल्स ड्रा कर दूँ, ठीक है, और मैं उसको किसी इंसिडेंट बीम के सामने रख दूँ, तो मेरी ट्राई ये है कि 20 के 20 जो सर्कल्स हैं उन सब के साथ इंसिडेंट की जो भी इंसिडेंट पार्टिकल या बीम आने वाली है उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, ना कि मैं इस तरह से एक ब्लॉक ले लूं कि जिसमें 20 न्यूक्लियाई सामने और 20 पीछे हैं, तो सामने वालों का एक्सपोजर ज्यादा है और पीछे वालों की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्ट्राइक करने की
बीम के साथ वो कम है। तो इसलिए हमने थिन शीट ऑफ द टारगेट न्यूक्लियाई लेनी है, जिसमें जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो सब के सब सेम रेशो पे एक्सपोज हों इंसिडेंट बीम को, ताकि जब इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट पार्टिकल आए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कुलयन करने की न्यूक्लियाई से वो सब के साथ इक्वल हो, यानी कि वो किसी के साथ भी टकरा सकता है। ऐसे नहीं हम कहें कि जो सामने सामने वाले न्यूक्लियाई होंगे उनके साथ कुलयन के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो ओवरलैपिंग में पीछे पड़े होंगे उनके साथ कुलयन के चांसेस जो हैं वो ना हों। ठीक है, तो अब हम अगर ये कंसिडर करते हैं कि ये जो इंसिडेंट पार्टिकल आते हैं ये नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली थिन शीट ऑफ मटेरियल जिसका हमने सरफेस एरिया ए लिया है, जिसके अंदर टोटल एंटी न्यूक्लियाई हैं, तो उससे उसकी जो कुलयन की प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से एन टी सिग्मा ओवर ए। ठीक है, एन टी ओवर ए यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सरफेस एरिया ए, और सिग्मा क्या है, प्रोबेबिलिटी उस रिएक्शन के होने की। तो ये कुलयन जब ये कुलयन करेगा, कुलयन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी, जो आपकी शीट है वो आपकी जो मटेरियल है वो आपकी थिन शीट हो। ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कुलयन की वो ज़्यादा होगी अगर आप उसमें आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो ओवरलैप ना हो रहे हों, इसलिए हमने उस शीट को थिन शीट बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को हम ले रहे हैं एन टी ओवर ए। मैंने ऊपर भी जब डायग्राम में डिफाइन किया तो मैंने बोला ये एन टी ओवर ए है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर स्क्वायर मीटर ऑफ द, ठीक है, सरफेस पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि सरफेस एरिया जो उसका सरफेस है, यानी कि मैं उसकी थिकनेस को इन्वॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ उसके सरफेस पे जो न्यूक्लियाई हैं वो। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, लेकिन और इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम सरफेस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 डायमेंशन में लेंगे, यानी कि अगर आप इसकी थिकनेस को कंसिडर करेंगे तो फिर आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएंगे। अगर आप फेस के लिए बात करेंगे तो एन टी ओवर ए है, जब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी थिकनेस को भी कंसिडर कर लें तो तब आपके पास जो डेंसिटी होगी जो वो होगी वो एन टी होगी, जिसमें टी हम उसकी थिकनेस ले रहे हैं और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम जो इंसिडेंट बीम ले रहे हैं, अभी मैंने ऊपर ड्रा की थी कि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि उस शीट में से पास करेंगे वो होंगे एन वी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है तो पर सेकेंड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप एन वी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द शीट वो कितने होंगे, एन वी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम कुलयन रेट, कुलयन की जो पॉसिबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कुलयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, जरा गौर से देखिएगा, कुलयन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में एक जो स्क्वायर सेंटीमीटर है उस पूरी सरफेस का एक स्क्वायर सेंटीमीटर का पर सेकेंड में उसमें कितनी कुलयंस होंगी, इसको हम बोलते हैं कुलयन रेट। तो कुलयन रेट का फार्मूला ये, जितना आपके इंसिडेंट पार्टिकल आ रहे हैं इनटू ये उनकी जो कुलयन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन टी ओवर, ये जिस टर्म को हमने पहले भी डिफाइन किया कि अगर हम 3 डायमेंशन केस में ले रहे हैं तो फिर ये किसके इक्वल होगी, ये एन टी ओवर ए, ये सिंपली एन टी हो जाएगा। यहाँ मैंने डिफाइन किया है कि सरफेस डेंसिटी की बात करें तो एन टी ओवर ए, और अगर हम थिकनेस टी को कंसिडर करें तो फिर एन टी होगी जो आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो होंगे वो एन टी होंगे। तो एन टी ओवर कैपिटल ए की बजाय हम यहाँ पे एन टी यूज कर रहे हैं। सिग्मा जो है इसमें क्रॉस सेक्शन है और एन वी जो आपके इंसिडेंट पार्टिकल है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसी फॉर्मूला से हम ये फैक्टर किसके इक्वल है, कुलयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा कुलयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड
और आपका NVNT दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड करेगा। यहाँ से हमने सिग्मा निकालना है, तो NVNT इसको जाके दूसरी साइड पे डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास सिग्मा आ जाएगी। ठीक है, तो जिसमें आपने दोबारा से कि NV क्या है, इसमें NV आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इंसिडेंट बीम में जो कि क्रॉस कर रहे हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड और परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पार्टिकल फ्लक्स बोलेंगे। सिंपल फ्लक्स भी कह सकते हैं और इसको पार्टिकल फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 16.10 है जो कि आपकी क्रॉस सेक्शन की इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पे अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इक्वेशन 16.10 देन शोज दैट द क्रॉस सेक्शन फॉर कुलयन, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन फॉर कुलयन। अब इसको हम क्रॉस सेक्शन फॉर कुलयन क्यों कह रहे हैं, आपके न्यूक्लियर रिएक्शन की जब मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस की हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, इसमें आपके पास स्कैटरिंग रिएक्शंस भी हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन भी हैं, इसमें आपके पास फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन भी है, इसके पास आपके पास हैवी आयन रिएक्शन भी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हैं, स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। फिर जब आप स्कैटरिंग रिएक्शन बोलेंगे तो उसमें आपके पास इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। तो लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर होना है, बेशक इलास्टिक होना है, बेशक इन इलास्टिक होना है, बेशक एब्जॉर्प्शन होना है, बेशक कैप्चर टाइप होना है, कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कुलयन नहीं होगी। ठीक है, तो रिएक्शन का स्टार्ट ही कब होगा, जब इंसिडेंट पार्टिकल आपके टारगेट से कोलाइड करेगा। तो इसलिए इस क्रॉस सेक्शन को हम सिंपल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन नहीं बोल रहे, बल्कि हम इसको कुलयन क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 10 में हमने क्या फाइंड आउट किया है, इक्वेशन 10 में हमने कुलयन क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड आउट किया है। तो कुलयन क्रॉस सेक्शन 16.10 shows that the cross section for कुलयन is the number of कुलयंस per unit volume per second for unit incident flux, यानी कि ये आपका यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स कंसिडर करें एंड यूनिट न्यूक्लियर डेंसिटी, और ये आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी है। ठीक है, तो ये इसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। क्रॉस सेक्शन फॉर कुलयन क्या है, नंबर ऑफ कुलयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड फॉर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स एंड यूनिट न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जनरली ये आपका क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मूला है। तो ये सारे के कंक्लूजन में आपको ये मैं बताऊंगी कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर आप बताएं तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता क्या है, 2 लाइंस में या एक लाइन में इसकी डेफिनेशन ये है कि इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो वो किससे बता सकते हैं, बाय फाइंडिंग द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन या न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है जी, तो अब ये हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है ये जनरल लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ कुलयन का वर्ड बोला है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कुलयन या क्रॉस सेक्शन फॉर कुलयन, तो ये जनरल फार्मूला होगा। तो अब आपका जिस भी टाइप का रिएक्शन होगा आप उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे, फिर वहां पे आप कुलयन का वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि जो भी आपका न्यूक्लियर प्रोसेस होगा, जो भी जिस टाइप का भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, आप वही उसके सबस्क्रिप्ट में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपको नजर आ रहा है सिग्मा, और इसके सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है एस। ठीक है, तो एस स्टैंड फॉर स्कैटरिंग, तो हम सिग्मा एस को बोलेंगे कि सिग्मा एस जो है वो डिनोट करता है क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग ऑफ अ गिवन काइंड ऑफ पार्टिकल। जब आपका एक गिवन इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटरिंग का फिनोमिना करेगा टारगेट के साथ कोलिजन के बाद, तो जो क्रॉस सेक्शन उसका होगा उसको हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। तो अभी मैंने कहा कि जब स्कैटरिंग है वो पार्टिकल स्कैटरिंग करेगा तो वो किस तरह की स्कैटरिंग करेगा, वो इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा या इन इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो आगे 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक सिग्मा ई द क्रॉस सेक्शन फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, और सिग्मा आई जो कि क्रॉस सेक्शन है फॉर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की,
वो हैं आपके स्कैटरिंग टाइप रिएक्शंस। ठीक है, तो स्कैटरिंग टाइप रिएक्शन का जो क्रॉस सेक्शन आपने फाइंड आउट करना है या बताना है कि स्कैटरिंग होने के कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, या स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन होने की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, या कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप सिग्मा एस जो है वो फाइंड आउट करेंगे उसके। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम सिग्मा ए लिख रहे हैं, तो ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके जो क्रॉस सेक्शन को हम एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ठीक है, number of particles that are absorbed or disappeared per cubic centimeter per second for unit incident flux and unit nuclear density। ये किसको हम डिफाइन करें, हम एब्जॉर्प्शन टाइप को, जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर अब्जॉर्ब और डिसअपियर पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर यूनिट इंस्टेंट फ्लक्स एंड यूनिट न्यूक्लियर डेंसिटी। वो जो आपने जनरल के लिए डेफिनेशन लिखी थी, वो आपने लिखी थी क्रॉस सेक्शन फॉर कोलिजन। तो अगर आपने बताना है क्रॉस सेक्शन फॉर एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, तो उसकी डेफिनेशन को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वहां आप लिख रहे थे कोलिजन्स। ठीक है, नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी तरह से जिस भी टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, अगर आपने उसका क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसका यही मेथड होगा कि आप सिग्मा लिखेंगे और उसकी सबस्क्रिप्ट में आप उस रिएक्शन की टाइप लिख देंगे, या अगर आपने एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप में पूरा बताना है कि वो कौन सी टाइप का हो रहा है, अल्फा प्रोटॉन हो रहा है, अल्फा न्यूट्रॉन हो रहा है, प्रोटॉन अल्फा हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी आपने उसको रिप्रेजेंट करना है या उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आप उसको उसके स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन है, अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन है, प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन है, तो उसको उसने सिग्मा के साथ ये सिंबल्स लगा के सिग्मा का और रिएक्शन की वो जो सिंबल्स हैं उसके साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हमने कहा कि जब भी कोई कोलिजन होती है, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ रहे होते हैं, उसमें से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। जो इंसिडेंट बीम आपके पास आ रही है, उसमें से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। कहाँ रिमूव हो गए और वो कहाँ जा सकते हैं, वो पार्टिकल में, वो पार्टिकल्स आपके टारगेट में, टारगेट न्यूक्लियाई में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब हो सकते हैं या वहां से उससे टकराने के बाद स्कैटर हो सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो इंसिडेंट बीम आ रही थी उसमें 100 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो अगर अब्जॉर्ब हुए हैं या स्कैटर हो गए हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट बीम थी उसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो रिमूव हो गए। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव हुए हैं बीम में से, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस कहाँ गए हैं या कितने रिमूव हुए हैं। तो जितने इवेंट हुए होंगे वहाँ पे टारगेट के साथ, उन इवेंट्स में जितने एमिट हुए हैं उनको कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं। ठीक है, मसलन उन्होंने अगर कोलिजन्स की हैं या उन्होंने अगर स्कैटरिंग की है, तो स्कैटरिंग या कोलिजन में जितने भी आपके पास पार्टिकल एमिट हुए हैं, ये जितनी कोलिजन्स हुई हैं, तो हम वहाँ से बता सकते हैं कि इतने पार्टिकल जो हैं वो बीम से रिमूव हुए हैं। क्योंकि हर कोलिजन के लिए अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज 10 कोलिजन्स हुई हैं, तो इसका मतलब है कि 10 इंसिडेंट पार्टिकल्स आके कोलाइड किए हैं, तो 10 जो है वो बीम से रिमूव हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन होता है वो सम होता है ऑल द क्रॉस सेक्शंस के। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शन जो होगा उसे हम सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन क्रॉस सेक्शन जिसमें तमाम पॉसिबल प्रोसेसेस शामिल होते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 दफ़ा ये बात रिपीट कर दी है कि कोलिजन जब होगी तो पॉसिबिलिटी किस किस की है, स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, कैप्चर, जितने भी टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन है, जब कोलिजन होगी तो इन सब की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर हमने टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे बताना है कि टोटल क्रॉस सेक्शन में सारे के सारे इफेक्ट्स जो है वो शामिल होंगे।
जो भी टाइप के रिएक्शंस होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसको हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे उसने एनालॉजी के तौर पे गैमा रेज की एग्जांपल दी है। अगर आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवाऊं तो गैमा रेज जब भी इंटरेक्ट करती हैं, आपने शायद एक टॉपिक पढ़ा होगा इंटरेक्शन ऑफ गैमा रेडिएशन विद मैटर। तो जब गैमा रेज मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कौन सा इफेक्ट होगा अगर गैमा रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करें। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी हो सकता है और पेयर प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, और आप ये भी कि जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है या जो गैमा रेडिएशन है वो किन इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है, वो लूजली बाउंड के साथ कर रही है या वो के शेल के। तो इस ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करके आप बताते हैं कि जब भी गैमा रेडिएशन कोलिजन करेगी या इंटरेक्ट करेगी तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो फिर आप जब आपको मैं ये कहूँ कि इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन लिखें गैमा रेज का, तो आप जब क्रॉस सेक्शन लिखेंगे तो आप लिखेंगे द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैमा रेज विल बी इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन फॉर कॉम्पटन स्कैटरिंग प्लस क्रॉस सेक्शन फॉर पेयर प्रोडक्शन प्लस क्रॉस सेक्शन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन। 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो आपने तीनों को ऐड करके टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ गैमा रेज लिख दिया इंटरेक्शन का। तो इसी तरह से हमारा जो कंपाउंड न्यूक्लियस जब जब हमारी जो इंटरेक्शन होती है या कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होना है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन में हम जितनी पॉसिबिलिटीज हैं रिएक्शंस टाइप की, जितने न्यूक्लियर इवेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको इंडिविजुअल इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होने हैं एक ही गिवन काइंड के किसी भी तरह के, मतलब अब नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ अ गिवन काइंड का मतलब ये है कि अगर स्कैटरिंग होनी है तो कितनी कितनी नंबर ऑफ स्कैटरिंग्स हुई हैं, अगर कोलिजन अगर आपकी एब्जॉर्प्शन हुई है तो कितने नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं, कितनी बार एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हुआ है। तो जो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है उसको हम जनरली बोलेंगे आइथ काइंड। आइथ काइंड का मतलब है आपके पास बहुत सारी काइंड है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसमें आइथ यानी कि किसी भी टाइप का इवेंट होने की या किसी भी टाइप का रिएक्शन होने की अगर किसी भी किस्म का प्रोसेस होने को हम यहाँ आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो आपने किसी एक को बताना तो आप जेथ आइथ एनथ ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम जितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शन होने हैं हम लेट्स सपोज हम उसको एक जनरल नेम देते हैं कि किसी भी आयथ इवेंट होने के लिए जो उसके कितने नंबर ऑफ आयथ इवेंट हुए हैं तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये आपका आइथ इवेंट है तो कितने इवेंट हुए या आपने इसको एन सिग्मा आई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये उस आइथ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि जितने न्यूक्लियाई हैं और वो स्पेसिफिक इवेंट जो आप कंसिडर करना चाह रहे हैं उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं पर सेंटीमीटर में और इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में क्लास आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके, मुझे मैसेज आ रहा है, मैसेज नेट का आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा शायद बंद ना हो गया हो। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी गिवन न्यूक्लियाई के लिए, गिवन न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक एटम का जो न्यूक्लियाई है उसके लिए अगर आपने उसका क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह करना है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला लेके जो मैंने पीछे फार्मूला लिखवाया था आपको वो ये था कि अगर आपने किसी न्यूक्लियाई का क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अल्फा डिके के लिए जो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके है उसमें जो अल्फा पार्टिकल यूज किए गए हैं उसके लिए उसने क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है और उसके लिए उसने डिफाइन किया है कि जो आर का फार्मूला है, आपको पता है जनरली आर का फार्मूला ये होता है। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो आपके पास
ये है, ठीक है, जिसमें ए जो होता है वो उसका मास नंबर या उसका एटॉमिक वेट होता है। तो अब हम यहाँ पे ये इसकी आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पाई आपके पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है वो 1.8 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी जो है क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है। देखिए अब आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यू आ गई, एक क्वांटिटी की फॉर्म में आ गई कि ये रिएक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसको आपने वो परसेंटेज में मेजर करना है कि कितने परसेंट रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ये आपके पास एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देगा, ठीक है। तो इसको जो हम मेजर करते हैं, इसका जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो इसका जनरल फार्मूला है जो इसको मेजर करने का, इसका जो यूनिट होगा क्रॉस सेक्शन का, उसको हम बोलते हैं बार्न, BARN, बार्न। द एसआई यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज बार्न। और 1 बार्न जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यूनिट में बताना चाहूँ बार्न में, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे है 1.8 बार्न, ठीक है, वेयर 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब इसका यूनिट लिखना होता है तो उसको हम सिंपल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लास, कोई क्वेश्चन? कोई जाग रहा है हमारा के अलावा? नो मैम। कोई नहीं जाग रहा? जाग रहे हैं मैम। फिर नो मैम क्यों कहा है? अच्छा जी, ये अब आपने जब ये मैं आपको, आपके पास ये बुक अभी आ जाएगी तो ये आप पेज नंबर देख लें। यहीं तक आपने सिर्फ इसमें बहुत सारी थ्योरी है, तो आपने ये 460 पेज में जहाँ पे ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का यूनिट डिफाइन किया, यहाँ तक आपने, अगर आपको क्रॉस सेक्शन के बारे में आता है तो इतना ही आपने करना है, ठीक है। ये आगे थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री और इसके एक्सपेरिमेंटल वो आपने नहीं करना, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज जो है, तो आपने ये पिछले पेज से स्टार्ट करना है, यहाँ से, जहाँ से इसकी हेडिंग स्टार्ट होती है क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, और ये आपका पूरा इसमें डायग्राम और इसकी जो डेफिनेशन और ये पॉसिबिलिटीज ये सारी आ गई, यहाँ तक आपने इसको करना है, ठीक है। ये जो अगला पेज है थ्योरी का, ये आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब वो पेज स्किप करें 460, तो 461 से जो है वो 460 में सिर्फ वो ऊपर वाली 2-3 लाइंस जो कि उसके यूनिट के बारे में वो आपने करनी है, ठीक है। तो 460 के बाद ये हम 461 से, वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ, 461 करेंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने डिस्कस करना है इस पेज पे, ठीक है। तो वो वाला पेज आप स्किप कर देंगे, जहाँ तक मैंने अभी करवाया आपको, यहाँ तक आप जो है वो इस टॉपिक को करेंगे क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपको आगे करूंगी टॉपिक डिस्कस, वो है ब्रैट विग्नर फार्मूला, उसे हम डिस्कस करेंगे। ये सारा ब्रैट विग्नर फार्मूला है, ये वाला ब्रैट विग्नर फार्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन, ये हमने करना है नेक्स्ट में, ठीक है जी।